नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो शायरी की दुनिया से है। लेकिन ये सिर्फ शायरी तक ही महदूद नहीं है। हमारे पास जॉन एलिया की शायरी के एक संग्रह पर एक बहुत ही दिलचस्प समीक्षा है। किताब का नाम है लेकिन, और इसे एडिट किया है डॉक्टर कुमार विश्वास ने। जी। और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ उस समीक्षा को पढ़कर सुनाना नहीं है, बल्कि उसके जरिए उस पहेली को समझने की कोशिश करना है जिसका नाम है जॉन एलिया। सही बात है। आखिर उनकी शायरी में ऐसा क्या है कि दशकों बाद भी वो इतनी शिद्दत से पढ़ी और महसूस की जाती है? ये समीक्षा हमें कुछ इशारे देती है। बिल्कुल। और समीक्षा का दावा भी यही है कि ये किताब उस पहेली को सुलझाने में मदद करती है। तो चलिए इसी दावे की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि जॉन एलिया की इस गहरी, बेचैन और जज्बाती दुनिया में ये किताब हमें कहाँ तक ले जाती है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। जी। समीक्षा में एक लाइन है जो कहती है कि ये सिर्फ शायरी की एक और किताब नहीं है। ये तो हम हर दूसरी किताब के बारे में सुनते हैं। तो समीक्षा के मुताबिक ये किताब असल में है क्या? देखिए, समीक्षा शुरू में ही एक बात बिल्कुल साफ कर देती है कि इसे सिर्फ एक और शायरी की किताब समझना एक भूल होगी। अच्छा। लेखक इसे दर्द, मोहब्बत, तन्हाई और फलसफे का एक सफर कहते हैं। यहाँ सफर शब्द वो बहुत अहमियत रखता है। सफर? इसका मतलब है कि ये कविताओं का एक बेतरतीब ढेर नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा क्यूरेटेड अनुभव है जो पढ़ने वाले को एक भावनात्मक रास्ते पर ले जाता है। जज्बातों का एक सफर सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? क्या समीक्षा ये कहना चाह रही है कि कुमार विश्वास ने गजलों को किसी खास क्रम में लगाया है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंची हैं, जिससे ये सफर महसूस होता है। हाँ, समीक्षा का मतलब यही है। ये सिर्फ एक बेस्ट ऑफ जॉन एलिया कलेक्शन नहीं है। इसमें गजलों का क्रम कुछ ऐसा है कि वो एक कहानी सुनाती हैं। एक कहानी? हाँ, शायद उम्मीद से शुरू होकर इश्क, फिर दर्द, नाकामी और अंत में एक दार्शनिक बेचैनी तक। यही चीज इसे एक तरफा बयानबाजी से उठाकर एक संवाद बनाती है। अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट एल्बम की तरह है, न कि सिर्फ हिट गानों का कलेक्शन। क्या बात है, बिल्कुल सही समझा आपने। तो चलिए इस सफर को और समझने के लिए उस शायर के मन को समझते हैं। समीक्षा में जॉन एलिया की शायरी की 4 बुनियादों का जिक्र है जो उनकी पहचान है। हाँ, समीक्षा इन्हें 4 स्तंभ कहती है। पहला है गहरी उदासी। और ये कोई रोमानी या बनावटी उदासी नहीं है। ये तो वजूद का हिस्सा लगने वाली उदासी है। जैसे उनका एक शेर है, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। वाह! ये उदासी रोजमर्रा की है, बहुत गहरी है। और दूसरा स्तंभ? कड़वी सच्चाई। हाँ, वो सच को बिना किसी लाग लपेट के पेश करते हैं, चाहे वो कितना भी चुभने वाला क्यों ना हो। तीसरा है मोहब्बत में मिली नाकामियां। और यहां भी एक फर्क है। बाकी शायरों के यहां महबूब से बिछड़ना एक हादसा है, एलिया के यहां नाकामी जैसे जिंदगी का कानून है। मतलब ये सिर्फ एक रिश्ते की नाकामी नहीं, बल्कि उम्मीद की, कोशिश की नाकामी है। बिल्कुल। और चौथा स्तंभ इंसान के मन में उठने वाले गहरे सवाल। यहां आकर उनकी शायरी सिर्फ दिल की बात नहीं रहती, दिमाग पर भी दस्तक देने लगती है। अब यहाँ एक दिलचस्प पैटर्न देखिए। क्या? उदासी, कड़वी सच्चाई, नाकामी और अनसुलझे सवाल। ये सारी चीजें तो बहुत बेचैन करने वाली हैं। ये वो भावनाएं हैं जिनसे हम आम तौर पर बचना चाहते हैं। सही बात है। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि जो भावनाएं इतनी भारी और परेशान करने वाली हैं, वो किसी शायर की सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकती हैं? लोग ऐसी शायरी की तरफ खिंचते क्यों हैं जिसमें कोई उम्मीद की किरण ही नहीं दिखती? इसका जवाब वो समीक्षा में ही छुपा है। अच्छा। समीक्षा कहती है कि उनकी शायरी की ताकत उसकी कच्ची और बिना लाग लपेट की ईमानदारी में है। कच्ची ईमानदारी? हाँ। आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा फिल्टर किया हुआ वर्जन दिखा रहा है, वहां एलिया की शायरी आकर कहती है कि हाँ, दर्द असली है, नाकामी होती है और उदासी भी उतनी ही हकीकत है जितनी खुशी। तो ये ईमानदारी लोगों को एक तरह की तसल्ली देती है। बिल्कुल। मतलब जब कोई इतनी बेबाकी से सच बोलता है तो पढ़ने वाले को लगता है कि कोई है जो उनकी उन भावनाओं को समझता है जिन्हें वो खुद शायद कबूल नहीं कर पाते। ठीक यही बात। वो सच्चाई की तलखी शायद इसलिए असर करती है क्योंकि वो अपनी लगती है, जानी पहचानी लगती है। एकदम सही। वो सांत्वना नहीं देते, वो सच्चाई का आईना दिखाते हैं। और कभी कभी आईना देखना झूठी तसल्ली से ज्यादा जरूरी होता है। तो ये रिलेटेबिलिटी ही उनकी ताकत है। जी। और समीक्षा का मानना है कि लेकिन को एडिट करते वक्त इसी बात का खास ध्यान रखा गया है। संपादक डॉक्टर कुमार विश्वास ने इस ताकत को किताब की शक्ल कैसे दी है?
हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। एक संपादक का काम सिर्फ अच्छी गजलें चुनना नहीं होता, बल्कि उन्हें इस तरह पेश करना होता है कि शायर का असल मकसद उभर कर सामने आए। समीक्षा कहती है कि किताब को जिस तरह से संपादित किया गया है, उससे ऐसा लगता है कि जॉन की बातें सीधे दिल पर दस्तक दे रही हैं। एक मिनट, दिल पर दस्तक देना या संवाद करना, ये तो हर अच्छी किताब अपने पाठक से करती है। इसमें नया क्या है? नहीं, यहाँ बात प्रवाह की है, फ्लो की। फ्लो? किताब का प्रवाह ऐसा बनाया गया है कि ये एक तरफा बयान नहीं लगता। पाठक को महसूस होता है कि शायर उससे सीधे बात कर रहा है। समीक्षा के मुताबिक किताब की और 3 खासियतें हैं जो इस अनुभव को बनाती हैं। ओके। पहली तो यही कि इसमें उनकी सबसे मशहूर और दिल को छू लेने वाली रचनाएं हैं, तो ये उनके काम का एक बेहतरीन प्रतिनिधित्व है। ठीक है, ये तो एक अच्छे संकलन की निशानी है। दूसरी खासियत क्या है? दूसरी खासियत उनकी सोच के एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास को पकड़ती है। वो क्या? तलखी और सादगी का एक साथ होना। अच्छा। ये बहुत गहरी बात है। अच्छा। आमतौर पे तल्ख बातें जटिल होती हैं, उन्हें कहने का अंदाज भी पेचीदा हो सकता है। सही। लेकिन इलिया की खूबी ये थी कि वो सबसे गहरी, सबसे कड़वी बात को भी बहुत ही सरल, रोजमर्रा के शब्दों में कह देते थे, जैसे कोई बहुत भारी पत्थर बड़ी आसानी से उठा ले। उनकी शायरी में भाषा का कोई दिखावा नहीं है। बात बहुत सीधी है, लेकिन उसका वजन वो बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल। और तीसरी खासियत समीक्षा के अनुसार है उनकी लाइनों में मौजूद कसक। कसक, हाँ, ये एक ऐसा शब्द है जिसका सटीक अंग्रेजी अनुवाद मुश्किल है। ये एक मीठी चुभन, एक टीस या एक अधूरापन है जो शेर पढ़ने के बाद भी आपके साथ रह जाता है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार उनका शेर पढ़ा था, बहुत नजदीक आती जा रही हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या? वो पढ़ने के बाद मैं 10 मिनट तक कुछ और नहीं सोच पाया था। वो जो एक मीठी सी चुभन होती है ना, जिसमें दर्द भी है और एक अजीब सी खूबसूरती भी, वही कसक है। और ये कसक ही है जो आपको पन्ना पलटकर आगे नहीं बढ़ने देती। एकदम। आपको उस एक लाइन या शेर के साथ थोड़ा ठहरना पड़ता है, उसे महसूस करना पड़ता है। एकदम सही। और समीक्षा का मानना है कि यही कसक पाठक को सिर्फ एक दर्शक नहीं रहने देती, वो उसे उस भावना का एक हिस्सेदार बना देती है। आप सिर्फ एलिया का दर्द नहीं पढ़ रहे होते, आपको अपने अंदर भी वैसी ही कोई टीस महसूस होने लगती है। जी हाँ। तो अब तक हमने समझा कि एलिया की शायरी का मूल क्या है, और लेकिन उस मूल को किस तरह से पेश करती है। अब समीक्षा के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। आखिर में एक बहुत जरूरी बात कही गई है कि जॉन इलिया बाकी शायरों से अलग हैं। यह अंतर, ये किन चीजों से पैदा होता है? समीक्षा इसके लिए 3 तत्वों को जिम्मेदार ठहराती है, और ये तीनों मिलकर ही जॉन इलिया की शख्सियत और शायरी को पूरी तरह से परिभाषित करते हैं। वो 3 तत्व हैं: मोहब्बत, बगावत और एक अजीब सी बेचैनी। मोहब्बत और बगावत, ये दोनों तो प्रगतिशील और इनकलाबी शायरी में अक्सर साथ साथ दिखते हैं। जैसे फैज की शायरी में भी ये दोनों तत्व हैं। तो एलिया की बगावत में ऐसा क्या अलग था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। फर्क है उनके निशाने में। निशाने में? जहां फैज या दूसरे शायरों की बगावत का निशाना समाज, सत्ता या व्यवस्था होती है, एलिया की बगावत का दायरा बहुत निजी और दार्शनिक है। अच्छा। उनकी बगावत सिर्फ समाज के खिलाफ नहीं है, बल्कि कभी कभी किस्मत के खिलाफ है, स्थापित नियमों के खिलाफ है, और कई बार तो खुद मोहब्बत के उसूलों के खिलाफ भी है। मोहब्बत के उसूलों के खिलाफ बगावत, ये एक बहुत ही अनोखा विचार है। लेकिन क्या इस तरह की बगावत जो हर चीज के खिलाफ है, समाज, किस्मत, यहाँ तक कि मोहब्बत, क्या वो थोड़ी बचकानी नहीं लग सकती? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और मेरे ख्याल से इसका जवाब तीसरे तत्व में छिपा है, जो है एक अजीब सी बेचैनी। हाँ, समीक्षा का इशारा है कि इलिया की बगावत किसी एक चीज के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये उनकी अंदरूनी बेचैनी का नतीजा है। वजूद से जुड़ी बेचैनी। बिल्कुल। मैं कौन हूं, मेरा होना क्या मायने रखता है, इस दर्द का मकसद क्या है? जब कोई इन सवालों से जूझ रहा हो तो उसकी लड़ाई किसी एक दुश्मन से नहीं होती, बल्कि पूरे सिस्टम से, पूरे अस्तित्व से हो जाती है। ये बेचैनी उनकी बगावत को सेल्फ इंडल्जेंट होने से बचाकर एक दार्शनिक गहराई देती है। तो अगर हम इन तीनों को जोड़कर देखें, मोहब्बत जो अक्सर नाकाम है, बगावत जो किस्मत और खुदा से भी है, और एक बेचैनी जिसका कोई सिरा नहीं मिलता, तो ये एक ऐसा कॉकटेल बनता है जो शायद ही किसी और शायर के यहाँ मिले। और इसी बिंदु पर समीक्षा हमें उसी सवाल पर वापस ले आती है कि आखिर इस तरह की शायरी किसे अपनी ओर खींचती है? हाँ, ऐसी दर्द भरी, बेचैन और बागी आवाज में लोगों को क्या मिलता है?
खुशी की बात यह है कि समीक्षा में इस पर भी बात की गई है। हाँ, इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि इस किताब की अपील कहाँ और किसके लिए है। समीक्षा के अनुसार ये किताब उन लोगों के लिए है जो उर्दू शायरी पसंद करते हैं। ये तो जाहिर है। जी, लेकिन इसके आगे की श्रेणियां ज्यादा दिलचस्प हैं। जैसे ये उन लोगों के लिए है जिन्हें गहरे और सच्चे जज्बात पढ़ना अच्छा लगता है। यहाँ सच्चे शब्द पर जोर है। हाँ, मतलब वो लोग जो बनावटीपन से, सोशल मीडिया की झूठी खुशियों से ऊब चुके हैं और भावनाओं का असली अनफिल्टर्ड रूप देखना चाहते हैं। ये उसी बात से जुड़ता है जो हमने उनकी कच्ची ईमानदारी के बारे में कही थी। ये किताब उन लोगों के लिए है जो सच्चाई से डरते नहीं हैं। बिल्कुल। फिर ये किताब जॉन एलिया के प्रशंसकों के लिए तो है ही, साथ ही उन लोगों के लिए भी है जो उन्हें समझना चाहते हैं। यानी ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक अध्ययन का भी माध्यम है। और शायद सबसे खूबसूरत बात आखिर में कही गई है। वो कौन सी? ये किताब उन लोगों के लिए है जिन्हें दिल की बातों को अल्फाज में खोजने का शौक है। वाह! इसका मतलब ये है कि पाठक इसमें सिर्फ जॉन एलिया को नहीं बल्कि खुद को भी ढूंढता है। वो अपनी उलझनों, अपने दर्द, अपनी अनकही बातों को एलिया के शब्दों में पाता है। और जब आप अपनी किसी गहरी भावना को किसी और के शब्दों में पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आप अकेली नहीं हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब साफ है, इस किताब की अपील सिर्फ साहित्यिक दायरे या उर्दू के जानकारों तक सीमित नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए है जो जिंदगी की उलझनों, रिश्तों की जटिलताओं और अपने मन की गहराइयों को महसूस करता है। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? अगर इस पूरी चर्चा को समेटना हो तो समीक्षा का सार क्या है? समीक्षा के अनुसार लेकिन सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक भावनात्मक आईना है। एक आईना? हाँ, एक ऐसा आईना जो हमें वो दिखाता है जिसे हम शायद खुद भी देखने से डरते हैं, लेकिन जिसे देखकर एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है। होता है कि हमारी बेचैनी, हमारी नाकामी, हमारे सवाल सिर्फ हमारे नहीं है बल्कि इंसानी होने का हिस्सा हैं। और इसीलिए शायद समीक्षा में से 4.85 की बहुत ऊंची रेटिंग दी गई है। जी। लेखक ने अपने अंतिम शब्दों में से एक ऐसी किताब बताया है जो दिल को छू लेने वाली, यादों में बस जाने वाली और दिमाग में सवाल छोड़ जाने वाली है। इन 3 वाक्यांशों में सब कुछ आ जाता है। कैसे? दिल को छूना यानी भावनात्मक जुड़ाव, यादों में बस जाना यानी इसका स्थायी प्रभाव, और दिमाग में सवाल छोड़ जाना यानी इसका बौद्धिक और दार्शनिक असर। बिल्कुल। इस समीक्षा का निचोड़ ये है कि इस संग्रह की असली ताकत इसकी बेबाक ईमानदारी में है। ये शायरी आसान जवाब नहीं देती बल्कि उन मुश्किल सवालों और भावनाओं को मान्यता देती है जिनका हम सब कभी ना कभी अनुभव करते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि समीक्षा में कहा गया है कि ये किताब दिमाग में सवाल छोड़ जाती है। जी। तो हमारे श्रोताओं के सोचने के लिए भी एक ख्याल यहीं से उठाया जा सकता है। हम इस चर्चा में बार बार सवाल और बेचैनी जैसे शब्दों पर लौटे हैं। जरूर। तो सोचने वाली बात यह है, क्या शायरी या किसी भी महान कला का काम हमें सुकून भरे जवाब देना है या फिर हमें उन जरूरी सवालों के साथ बेचैन करना है जिन्हें हम भूल चुके हैं? बहुत गहरा सवाल है। जॉन एलिया की शायरी को पढ़कर तो यही लगता है कि शायद सही सवाल पूछने की हिम्मत जुटाना झूठे जवाबों में जीने से कहीं ज्यादा जरूरी है।